हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आमतौर पर धरती पर छोटी मोटी आपदा आती रहती है, लेकिन मुसीबत तो तब खड़ी हो जाती है जब यही आपदा किसी भयानक प्रलय का रूप ले ले। हमारी आज की ये रोचक कहानी भी कुछ ऐसी ही भयानक घटना से जुड़ी हुई है, जहाँ पर एक बेहद जहरीली गैस पूरे शहर में फैल जाती है। चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा छा जाता है और जो कोई इसमें सांस लेता है उसका राम राम सत्य हो जाता है। कमाल की बात तो ये है कि किसी को भी नहीं पता कि ये धुआं कहाँ से आया, और ऐसे में इस मुसीबत से लोग छुटकारा कैसे पाते हैं, ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा। कहानी की शुरुआत में एक भयानक सपने से होती है, जिसमें एक अस्पताल में कोख में पल रहे बच्चे को दिखाया जाता है। एक छोटी सी बच्ची खेतों में दौड़ रही होती है कि तभी अचानक से ये सपना टूट जाता और प्लेन में बैठा मैथ्यू अपनी गहरी नींद से उठ जाता है। काफ़ी लंबी यात्रा के बाद वो फ्रांस में लैंड करता है। उसके पास उसकी लाडली बेटी सारा का कॉल आता है, जिससे वो बताता है कि वो जल्दी ही उसके पास पहुंच रहा है। फिर जैसे ही मैथ्यू अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है, वहाँ पर उसकी बेटी उसे दोबारा वॉकी टॉकी पर कॉल करके बताती है कि वो जल्दी ही उसे फ्लैट में आ जाए। उनको देखे हुए उसे काफ़ी दिन हो गए। मैथ्यू बिना देरी किए अपने बैग से एक डिब्बा निकालता है और भागते हुए बगल वाली बिल्डिंग में जाता है, पर उसे रास्ते में मिस्टर ब्लैकमैन मिलते हैं, जो कि फेफड़े के मरीज हैं और उन्हें सांस लेने में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। मैथ्यू उनकी थोड़ी मदद करता है और फिर अपनी पत्नी एना के अपार्टमेंट में पहुंचता है। एना पेशे से एक साइंटिस्ट है और मैथ्यू डॉक्टरेट रिसर्चर था। दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और फिर मैथ्यू अपनी बेटी सारा से मिलने उसके रूम में जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सारा बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं है, वो एक कैप्सूल के अंदर बंद है। इससे साफ पता चलता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी है। दरअसल दोस्तों, सारा को ऑटो इम्यून सिंड्रोम नाम की बीमारी है, जिसके चलते हुए उसकी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी वीक है कि बाहर के वातावरण में किसी आम इंसान की तरह उसका जीना नामुमकिन है। मैथ्यू को देखकर सारा काफ़ी खुश होती है, जैसे कि उसे उम्मीद थी कि उसके पिता उसके लिए कुछ लेकर आएंगे। आखिरकार यही होता है। मैथ्यू अपनी बेटी को उपहार स्वरूप में एक डिब्बा गिफ्ट करते हैं, जिसमें कनाडा की सेंट और साथ में एक चिप कार्ड होता है। ये देखकर सारा को थोड़ा अजीब जरूर लगता है, क्योंकि उसके पिता मर्सी लीनिया गए थे, तो फिर आखिर वो कनाडा कैसे पहुंच गए। सारा फटाफट उस चिप कार्ड को अपने वर्चुअल रियलिटी में डालकर वो सभी दृश्य देखने लगती है, जो कि उसके पिता ने कनाडा से उसके लिए फिल्माया था। मैथ्यू अब उसके कमरे में जाकर उससे कहता है कि वो किसी इंटरव्यू के लिए मर्सिलिया नहीं, बल्कि सारा के इलाज के लिए कनाडा गया था, क्योंकि वहाँ पर हाल में ही कुछ ऐसी रिसर्च ने इस बीमारी के लिए एक नया उपचार ढूंढा है और मैंने उन्हें सारा का इलाज करने के लिए मना भी लिया। इस पर एना को काफ़ी संदेह होता है। वो किसी भी हिसाब से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि उसने अभी तक सारा के लिए जो कुछ भी किया है उसकी वजह से ही वह आज उन लोगों के साथ रूम शेयर कर सकती है, भले ही उसे एक कैप्सूल में रहना पड़ रहा है। मगर मैथ्यू अपनी बेटी को एक आम इंसान जैसी जिंदगी देना चाहता है, ताकि वो खुले आसमान के नीचे दुनिया के वो सारे हसीन पल जिसे हम और आप रोजाना देखते हैं। एक पिता के लिए अपनी बेटी को गले लगाने से बढ़कर क्या होगा, और शायद यही मैथ्यू भी चाहता है। इस पर उन दोनों के बीच में बहस होती है और गुस्से में मैथ्यू सामने वाले अपार्टमेंट में जाने लगता है। दरअसल दोस्तों, मैथ्यू ने अपने रहने के लिए सामने वाला अपार्टमेंट लिया हुआ है और ये अपार्टमेंट खास तौर पर सारा के लिए ही तैयार किया गया था। अब हम देखते हैं कि सारा अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती। उसकी तरह उसके दोस्त भी इस बीमारी की चपेट में थे और वो भी कुछ इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसमें उसकी सहेली शार्लेट और उसका क्रश नोई भी है। इसी बीच टीवी पर एक न्यूज़ आती है, जिसमें यह बताया जाता है कि दुनिया में एक ऐसा खतरनाक भूकंप आ गया है, जिसकी वजह से डेनमार्क और स्वीडन दो अलग हिस्सों में बंट गए। इसी दौरान पेरिस में भी भूकंप आ जाता है, जिससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है और सारा के कैप्सूल भी स्टैंड बाय पर लग जाता है। डरी सहमी सारा अपने पिता को फ़ोन लगाती है, जिसके बाद मैथ्यू अपने अपार्टमेंट से निकलकर सारा के पास पहुंचने के लिए निकलता है। लेकिन रास्ते में वो देखता है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। न जाने क्यों हर कोई अपने घर से भाग रहा है, यहाँ तक कि जानवर भी भाग रहे हैं। और तभी उसे ज़मीन से एक अजीब सा धुआं निकलते हुए दिखाई देता है, जिसमें सांस लेने वाला हर कोई इंसान घुट घुट कर मर रहा था। वो भागते हुए अपने परिवार के पास पहुंचता है, लेकिन वो गैस तो पूरे शहर में फैल चुकी है। इनफैक्ट उसके अपार्टमेंट में भी घुस चुकी है। मैथ्यू सारा से कहता है कि वो वहीं पर उस कैप्सूल के अंदर है और वो उसमें सेफ रहेगी। वो उससे जल्दी ही वापस आने की बात करता है। वो एना के साथ बिल्डिंग के ऊपर वाले अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पर ल्यूशियन और कॉलेट नाम का एक बुजुर्ग कपल रहते हैं। अब पूरा का पूरा शहर धुंध से भर चुका है। हालांकि वो धुआं बिल्डिंग की छत तक नहीं पहुंचता, इसीलिए मैथ्यू सबसे पहले कुछ कपड़ों की मदद से अपार्टमेंट के खुले छेदों को बंद करता है और एना वॉकी टॉकी के जरिए अपनी बेटी की हालचाल लेती है। सारा अपनी माँ को बताती है कि यहाँ पूरा कमरा धुएं से भर गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कैप्सूल के अंदर वो सुरक्षित है, इसीलिए उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वेलाना की बेटी तो सुरक्षित थी, लेकिन कॉलेट को अपने बेटे की फिक्र हो रही है, जिसे ना तो कोई कॉल लग पा रही है और ना ही उसके बारे में कोई खबर मिल पा रही है। वो भी बेचारा पास की ही बिल्डिंग में रहता है। इधर आसपास का मुआयना लेने के लिए जैसे ही मैथ्यू बिल्डिंग की छत पर चढ़ता है तो एक भयानक मंजर उसकी आंखों के सामने नजर आता है। सारा का सारा शहर जैसे कोहरे की छत से भर चुका है। दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बादल धरती पर उतर आए। जब वो नीचे कमरे में आता है तो देखता है कि लुशियान अपने पुराने रेडियो एना के साथ बैठकर ठीक कर रहा है। एना को याद आता है कि उसकी बेटी के कैप्सूल की बैटरी अभी 10 घंटे और चल सकती है, इसीलिए उसे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सारा मैथ्यू से पूछती है क्या उसे बाहर कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है, जिस पर बड़ी ही मायूसी भरे लफ्जों में मैथ्यू उसे बताता है कि नहीं, बाहर हालात बद से बदतर है और मुझे वहाँ कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। इसके बाद मैथ्यू धुएं की जांच करने के लिए उसमें अपना हाथ उसके अंदर डालता है और फिर अपने हाथों को नाक के पास लगाकर उसे सूंघने की कोशिश करता है। उसे उसमें कुछ सुगंधित महसूस नहीं होता। उसे अब अपनी बेटी को देखने का मन करता है, आखिर वो किस हालत में होगी, कैसे वो पूरे धुएं में उस कैप्सूल में पड़ी होगी। ये सब उसके लिए काफी चिंतित करने वाली बात थी। मगर एना उससे कहती है कि आखिर वो वहां कैसे जाएगा। धुएं में सांस लेना तो मौत की दावत देने के बराबर है। तभी मैथ्यू को मिस्टर बैल्किन की याद आती है। वो हमेशा अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलते हैं, क्या पता उसके हाथ वो ऑक्सीजन टैंक लग जाए। और अपनी सांस को रोककर वो नीचे बुजुर्ग के कमरे में जाता है। मिस्टर बैल्किन का घर चारों तरफ से बंद था, इसीलिए उसे मजबूरी में उनके घर की खिड़की तोड़नी पड़ती है। अंदर जाकर वो देखता है कि मिस्टर बैल्किन वहां पर बेसुध हालत में गिरे पड़े हैं। इसके बाद वो उनका ऑक्सीजन सिलेंडर लेता है और मास्क को अपने मुंह पर लगाकर एक फ्लोर ऊपर मौजूद एना को अपनी सहूलियत के बारे में बताता है। वो टैंक को अपनी पीठ पर टांग कर अब उनके घर में मौजूद अन्य जरूरी चीजों को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि एक डॉग के बच्चे की थी, जिसे मैं समझ आता कि ये जहरीला धुआं सिर्फ इंसानों के लिए घातक है, ना कि जानवरों के लिए। इसके बाद फाइनली वो अपनी बेटी के पास पहुंचता है, जो बाहर के धुएं से काफ़ी डरी और सहमी थी। वो अपनी बेटी को भरोसा दिलाता है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसकी बैटरी बदलने से पहले उसे खाने के लिए कुछ चीज़ें, वॉकी टॉकी और टॉर्च देता है और उसे जल्दी से वापस आने का वादा करके वहाँ से निकल जाता है। मैथ्यू को ऊपर अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो बाहर का माहौल देखने के लिए एक बार फिर से नीचे की तरफ जाता है, जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। हर तरफ चीख पुकार मच रही थी। पूरा शहर मानो किसी अंधेरे में फंसा हो। वो अपनी बेटी को कैप्सूल के लिए कुछ कार की बैटरीज को निकाल रहा होता है, लेकिन इसी बीच उसकी नज़र सुरक्षा कर्मियों पर पड़ती है, जो कि शहर के लोगों को बचाकर नज़दीकी ऊंची बिल्डिंग में ले जा रहे। एक सहायता कर्मी मैथ्यू के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अपनी जान की फिक्र नहीं है, चलो जल्दी हमारे साथ नज़दीकी बिल्डिंग में चलो। इस पर मैथ्यू उससे कहता है कि नहीं, वो चाहकर भी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि उसका परिवार अभी भी बगल की एक बिल्डिंग में फंसा हुआ है और उसे उनकी मदद करनी है। जिसके बाद वो सुरक्षा कर्मी उसे कुछ जरूरी सामान के साथ एक एक्स्ट्रा मास्क देकर वहां से चला जाता है। मैथ्यू वापस एना के पास पहुंचता है और वहां पर मौजूद सभी लोगों को नीचे के हालात के बारे में बताता है। वो एना से कहता है कि क्या तुम सारा से मिलने जाना चाहती हो, जिस पर एना उसे मना करते हुए कहती है कि नहीं, अभी हमारे पास ऑक्सीजन बहुत कम है और हम इसका तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। मैथ्यू दरवाजे के पास थोड़ा सा नीचे जाता है और वहाँ उसे मालूम पड़ता है कि ये धुआं धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। जिसके बाद वो दरवाजे पर एक निशान लगाता है और अपने पत्नी को बताता है कि ये धुआं धीरे धीरे ऊपर आ रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्दी ही मर जाएंगे। यहाँ पर हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं आने वाला है, इसीलिए जो कुछ भी करना है हमें खुद ही करना होगा। काफ़ी रात होने की वजह से सभी लोग सोने के लिए चले जाते, मगर एना को अपनी बेटी की चिंता सता रही थी। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अपनी बेटी से मिलने का फैसला करती। यहाँ नींद में मैथ्यू को फिर से वही सपना आता है जो उस दिन उसे फ्लाइट में आया था। वो अपनी बेटी को सपने में उन खेतों में खेलता हुआ देख रहा है, जिसके बाद अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और सुबह हो चुकी है। उसके सामने बैठी आना कुछ उपकरणों की मदद से रेडियो ठीक कर लेती, लेकिन रेडियो के सभी चैनलों पर बस एक ही आपातकालीन हेडलाइन गूंज रही थी। इसी बीच अचानक से जोरदार धमाका होता है। ये धमाका इतना तेज था कि सब कुछ सहम उठता है। एना और मैथ्यू उसे देखने के लिए जब छत पर जाते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि सामने मौजूद एक दूसरी ऊंची बिल्डिंग में अचानक से आग लग चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर सुरक्षा कर्मी शहर के लोगों को ले जाकर बसा रहे थे। इन सब की वजह से एना काफ़ी परेशान हो जाती है। वो अपने पति से कहती है कि उन्हें उसके शार्लेट के घर पर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पहाड़ी पर रहते हैं।
उस जगह पर न केवल हमारे सांस लेने लायक अच्छा वातावरण होगा, बल्कि हमारी बेटी सारा भी अपने दोस्त के साथ वहीं पर रह सकती है। ये प्लान उतना बुरा नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि आखिर जो सारा खुले वातावरण में जीवित नहीं रह पाती, वो आखिर में इस जहरीली धुएं के बीच से कैसे वहां तक पहुंचेगी। इस पर एना उसे बताती है कि जब वो पेरिस की एक लैब में काम करती थी तो उसने वहां पर एक स्पेशल तरह का खास सूटकेस देखा था, खास तरह का सूट देखा था जिसे पहनकर सारा यहाँ से निकल सकती, जिसके बाद एक आदर्श पति पत्नी की तरह अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए वो दोनों उस सूट को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उससे पहले वो अपनी बेटी से मिलने जाते हैं और उसे बाहर के भयानक मंजर के बारे में बताते हैं, जिस पर सारा अपने माता पिता से उसके दोस्त नियो का हाल चाल लेने के लिए भी कहती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों नियो के घर पास पहुंचते हैं, लेकिन अभी एक कुत्ता उनके अतरंगी पहनावे की वजह से उनके पीछे लग जाता है और दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और गलती से मैथ्यू एक नदी में कूद जाता है। वहीं कार के पीछे छुपी एना को वो कुत्ता दोबारा देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता। एना भागते भागते बस में जाती है और वो कुत्ता भी उसके पीछे उसी बस में आता, लेकिन तभी वो उस कुत्ते को चकमा देकर वहां से 9-2-11 हो जाती है और वो धीरे से उस नदी के पास आती है जहाँ पर मैथ्यू गिरा था। काफ़ी आवाज़ लगाने के बावजूद उसे मैथ्यू नहीं मिलता, इसीलिए थक हार कर वो अकेले ही लैब में जाने का फैसला करती, क्योंकि अभी उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी बेटी सारा की ज़िंदगी है। इधर हमें मैथ्यू दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाकर किसी तरीके से नदी से बाहर आ गया था और अपने गीले कपड़ों को बदलने के लिए वो एक लाश की सूखी जैकेट पहन लेता। वहीं पर एक वैन में पड़ा एक सूट भी दिखाई देता है जो उसे आगे बहुत काम आ सकता है, परंतु पहले उसे एना को ढूंढना होगा। इधर दूसरी तरफ शहर का रास्ता भटक चुकी एना नक्शे के जरिए लैब तक पहुंच जाती है और जैसे ही वो उसके अंदर जाने लगती है उसे एक साया पीछे से नजर आता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति मैथ्यू था, जो कि आखिरकार उसे ढूंढ लेता है और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते। वो दोनों लैब के अंदर जाते हैं और उन्हें कमरे में काफी डेड बॉडी दिखाई देती है। साथ ही साथ एक कमरे में आग भी लगी थी, लेकिन वो इससे घबराते नहीं बल्कि तब तक चलने की कोशिश करते हैं जब तक उन्हें वो सूट मिल नहीं जाता। और आखिर में उन दोनों को वो सूट दिखाई देता है और वो उसे लेकर जैसे ही वहां से निकलने वाले होते हैं कि एक कमरे में बहुत जोरदार धमाका होता है, जिससे उन दोनों की जान तो बच जाती है मगर मैथ्यू के पैरों में आग लग जाती है। एना किसी तरह से उस आग को बुझाती है, लेकिन मैथ्यू काफी ज्यादा चोटिल हो चुका था, यहाँ तक कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। असल में दोस्तों उसका ऑक्सीजन सिलेंडर डैमेज हो चुका था। यहाँ एना अपने पति की जान बचाने के लिए तुरंत उसका ऑक्सीजन निकाल कर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर से जोड़ लेती है और बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाले कमरे की तरफ दोनों आगे बढ़ते। ऊपर पहुंचने पर दोनों अपने मास्क उतारते हैं तो एना की नजर मैथ्यू पर पड़ती है, जो कि काफी बुरी तरह से जल चुका था, यहाँ तक कि उसके शरीर का कुछ हिस्सा पिघल भी गया था। एना वहां पर दवाई ढूंढती है और फौरन उसकी मरहम पट्टी करती है। इसके बाद जब वो दोनों वापस जाने का फैसला करते हैं तो उन्हें ध्यान आता है कि उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में ज्यादा ऑक्सीजन बची ही नहीं है। उन दोनों में से कोई एक ही यहाँ से वापस जा सकता है। एक जिम्मेदार पुरुष के नाते मैथ्यू एना को वापस जाने के लिए कहता है और खुद के लिए बोलता है कि वो किसी न किसी तरह से यहाँ पर सरवाइव कर लेगा। पहले तो एना नहीं मानती, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो मान जाती है। अंत में एना को मजबूरी में मैथ्यू को वहीं अकेला छोड़ना पड़ता और नम आंखों से अपने पति से विदा लेती है। वो उस सूट को लेकर वापस अपने घर की तरफ निकलती है तो उसका ऑक्सीजन उसके घर की चौखट पर ही आकर खत्म हो जाता है। वो अपनी सांसों को रोककर किसी तरह से ऊपर पहुंचती है, परंतु इससे भी बुरा तब होता है जब वो सूट उस सूटकेस से बाहर निकालती है, जो कि धमाके की वजह से पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका था, यानी कि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। इसके बाद मैथ्यू छत के रास्ते से ही अपना रास्ता बनाता है। उसके हाथ एक रस्सी लगती है जिसकी मदद से वो दूसरी छत पर पहुंचता है तो उसे वहां पर कुछ सामान रखे हुए मिलता है। साथ ही साथ वहां खून के धब्बे भी पड़े हुए थे, जिनका पीछा करते करते वो एक पुलिस वाले की लाश को देखता। इस जगह पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी पूरी व्यवस्था थी। वो तुरंत ही उस सिलेंडर को ले लेता है और पास पड़ी एक गन को भी उठा लेता है। वहीं दूसरी ओर वो खूनी पुलिस वाला आ जाता है जिसने अपने साथी को मारा था। वो बड़ी चालाकी से मैथ्यू पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर मैथ्यू उसके इरादे से पहले ही भाग चुका था। वो उसे पहले ही उस पर हमला कर देता और ले जाकर नीचे फेंक देता है, जिसके बाद उसका गला दबाकर उसे मार देता है। इधर आना अपनी बेटी सारा से वॉकी टॉकी के जरिए बात कर रही थी। उसकी बेटी उससे पूछती है कि माँ, अब हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेंगे, हम सब भी बाकियों की तरह मारे जाएंगे। आना उसे बताती है कि बेटा, मैं पेशे से एक साइंटिस्ट हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि ये कोई ईश्वरी बाधा नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं किसी चीज का रिएक्शन है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तभी आना का ध्यान अपनी बेटी के कैप्सूल की बैटरी पर जाता है। वो बिल्कुल खत्म ही होने की वाली थी, मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनके पास कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बचा, इसीलिए नीचे जाना मतलब यमराज को न्योता देना। परंतु दोस्तों, वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है
बस कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पर भी। वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए आना सीधे अपनी बेटी के कमरे में जाती है और उसकी बैटरी बदलने लगती है। सारा को अपनी माँ की काफ़ी फिक्र हो रही थी क्योंकि उनके पास कोई भी मास्क नहीं है। किसी तरह से बैटरी बदलने के बाद ऐना वहाँ से ऊपर जाने लगती है। इसी दौरान मैथ्यू भी वहाँ आ जाता है। सारा उसे कहती है कि जल्दी माँ के पास जाइए क्योंकि उनके पास कोई भी मास्क नहीं है, ना ही सिलेंडर है। ये सुनकर मैथ्यू काफ़ी डर जाता है और ऊपर की तरफ दौड़ पड़ता है। उसे रास्ते में सीढ़ियों पर ऐना बेसुध हालत में मिलती है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर मैथ्यू पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी पत्नी ने आखिरकार अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद की जान न्यौछावर कर दी और ये देखकर एहसास होता है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते। सारा को अपने पिता की रोती हुई आवाज सुनाई दी, इसीलिए वो तुरंत वॉकी टॉकी से अपने पिता के माँ का हाल पूछती है, जिस पर मैथ्यू उसे बताता है कि अब उसकी मां नहीं रही। ये बेहद भावुक कर देने वाला पल था। सारा अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगी थी। तभी अचानक शहर में एक और भूकंप आता है, जिससे कि उस धुएं की हवा और तेजी से ऊपर आने लगती है। मैथ्यू को वैन में पड़ा वो सूट याद आता है। वो उसे लेने के लिए चला जाता है। वो लूशियन और कॉलेट के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर लाने की बात करता है, मगर लूशियन उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसके मुताबिक उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से जी लिया और अब उनका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसके बिना वो यहाँ पर क्या ही करेंगे। इससे अच्छा है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। अब मैथ्यू बिना समय गवाए वो सूट लेने के लिए बाहर निकल जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अपार्टमेंट में लूशियन और उसकी पत्नी अपनी खुशी के पलों को एक बेड में लेटकर याद कर रहे होते। वो दोनों अपनी जवानी के उन हसीन पलों को याद करते करते अपनी आंखें बंद कर लेते और धीरे धीरे वो धुआं उनके कमरे में आ जाता है। उधर मैथ्यू उस सूट को हासिल कर लेता है और रास्ते में पड़ी एक बाइक की मदद से अपनी बेटी के पास जल्दी जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से एक बच्चे को बचाने के चक्कर में रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके सर पर काफ़ी चोट आती है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि दो बच्चे उसकी आंखों के सामने दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि नियो और सारा होते हैं। सारा अपने पिता को गले से लगाते वक्त उनसे कहती है कि पापा, ये धुआं हम दोनों पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा है, जिसे सुनकर मैथ्यू काफ़ी खुश होता है और अपनी बेटी का माथा चूमने के लिए अपने मास्क को 1 सेकंड के लिए निकाल देता है। अपनी बेटी को प्यार करते हुए उससे कहता है कि अब तुम हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो। आखिर मैं यही तो चाहता था, इसी पल के लिए तो मैं जी रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू एक नींद में चला जाता है और फिर उसे वही सपना दिखाई देता है जिसमें वो लड़की खुले आसमान के नीचे आज़ादी से घूम रही। असल में ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी सारा होती है, जो कि अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। वहीं जब मैथ्यू की आंख खुलती है तो हम उसे एक कैप्सूल में पाते हैं और उसकी बेटी को बाहर घूमते हुए देखते हैं। यानी कि दोस्तों, सारा और उसके जो दोस्त बीमारी से जूझ रहे थे वो अब बिल्कुल आराम से एक आम इंसान की तरह जी रहे। वहीं मैथ्यू की तरह रहने वाले हम, आप और जैसे आम इंसान अब कैप्सूल की दुनिया में कैद हो जाते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।